वेलकम डियर स्टूडेंट, एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। और मुझे ऐसा विश्वास है आप पर कि आप घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे, आपके पास किताब होगी और आप किताब से भी पढ़ रहे होंगे और जो मैं लिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उसको समझ भी रहे होंगे। ऑनलाइन क्लास है तो आपकी जो स्टडी है वो किताब से भी होगी और ऑनलाइन तो होती है। जैसे मान लो एक टॉपिक मैंने आपको कोई पढ़ाया है, समझाया है, लिखाया है, तो उसको समझना भी ज़रूरी है। पहले समझने पर ध्यान दो और जब लिखने के लिए बोलो या लिखाऊं तब लिखो। और जब भी टाइम मिले, वीडियो देखने के बाद में जब भी टाइम मिले, जो लिखाया है उसको एक बार ज़रूर रीडिंग मारें। और अगर आपके पास में किताब है तो जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, उसको किताब से भी एक बार ज़रूर पढ़े। आराम से एक लाइन को पढ़े और समझने की कोशिश करें। आपको पढ़ाई कैसे करनी है आप खुद जानते हो, याद करना है आपको। अब आप पर किसी भी सर का कोई दबाव नहीं है, आपके घर वाले चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई हो बढ़िया ढंग से, इसलिए आपको खुद को पढ़ना है। इसलिए आप खुद को मजबूत बनाकर पढ़ाई में आगे बढ़ाना होगा। इसके लिए आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम सोशल साइंस की बात कर रहे थे और आपके क्लास की जो बुक है उसके तहत हम भारत और जो विदेशी कंपनियां हैं उनके बीच की बात कर रहे थे और हमने एसएसटी की भी बात शुरू कर दी थी। तो आज फिर अपन आगे बात करते हैं। क्लास 8 एसएसटी सोशल स्टडी। आपको हमने ये बताया था लास्ट वीडियो में कि भारतीय कपड़े और भारत के जो बुनकर हैं उनकी क्या कंडीशन है। नई रेसिंग की शुरुआत भी की थी हम 2 वीडियो पहले। तो पार्ट 6 पढ़ रहे थे और हमने भारत और विदेशी जो कंपनियां हैं उनके बीच में कपड़े के बारे में पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि भारतीय कपड़े की मांग विदेशी बाज़ारों में या यूरोपीय देशों में क्यों थी, भारतीय कपड़ा किस प्रकार मजबूत और चमकदार होता था, उसकी जो गुणवत्ता है उसकी हमने बात की थी। जो हम उसके अलग अलग नाम भी थे कि हमने छींट जिसको बोलते थे, कैली को नाम था, रेशम के मलमल कपड़े की या मखमल कपड़े की बात की थी हमने। तो सारी बात हो गई थी। आज फिर हम आगे बात करेंगे और आज जो हमारा टॉपिक होगा कि यूरोपीय बाज़ारों में भारतीय कपड़ा। टॉपिक लिखना है आपको कि यूरोपीय बाज़ारों में भारतीय कपड़ा। किस प्रकार यूरोप के बाज़ारों में भारतीय कपड़ा छा गया और किस कंडीशन की वजह से कपड़ा फिर वहाँ पर नहीं जाने लग गया। यूरोपीय बाज़ारों में भारतीय कपड़ा, ठीक है। अब इसके अंदर अपन बातें लिखेंगे और समझेंगे और आपको समझना है। अब भारतीय जो कपड़ा है वो यूरोपीय बाज़ारों में किस प्रकार पहुंचता है, उसकी किस प्रकार लोकप्रियता बढ़ जाती है। 18वीं सदी की शुरुआत में क्या होता है कि जब भारतीय कपड़ा यूरोप और इंग्लैंड देशों में लोकप्रिय हो जाता है तो इंग्लैंड की जो लोकल कंपनियां हैं या वहाँ की जो रेशम उत्पादन करने वाले जो भी लोग हैं, ऊन उत्पादन करने वाले, वो भारतीय कपड़े का विरोध शुरू कर देते हैं। मैं वापस बोल रहा हूँ कि 18वीं सदी की शुरुआत में जब भारतीय कपड़े की लोकप्रियता पूरे यूरोप के बाज़ारों में और विशेषकर इंग्लैंड में फैलती हैं, तो इंग्लैंड के ऐसे लोग जो ऊन का उत्पादन कर रहे हैं और रेशम का उत्पादन कर रहे हैं, वे भारतीय कपड़े का विरोध शुरू कर देते हैं कि भारतीय कपड़ा जो बाहर से आप मंगा रहे हो, मतलब अगर आप भारतीय कपड़ा आयात कर रहे हो, तो इंग्लैंड की सरकार पर वो दबाव डालना शुरू कर देते हैं, भारतीय कपड़े का विरोध शुरू कर देते हैं। क्यों भाई? क्योंकि वो खुद क्या कर रहे हैं, ऊन का उत्पादन कर रहे हैं, रेशम का उत्पादन कर रहे हैं। अगर भारतीय कपड़ा वहाँ आएगा और विशेषकर भारतीय कपड़ा अगर बाज़ारों में बिकेगा तो उनके कपड़े को कोई खरीदता ही नहीं, उनका जो उत्पादन है वो बेकार हो रहा है, उनको कोई मुनाफा नहीं मिल रहा है। इसलिए उन्होंने भारतीय कपड़े का विरोध शुरू कर दिया
और सरकार पर दबाव डाला कि इस पर पाबंदी लगाओ, और सरकार ने बात सुनी उनकी, और 1720 में सरकार ने पाबंदी लगाई और आयात बिल्कुल रोक दिया। जो भी सूती कपड़ा था उस पर पाबंदी लगाया, और पाबंदी लगाने के लिए एक कानून पारित किया गया, और जो कानून पारित किया गया उस कानून को, उस अधिनियम को कैलिको अधिनियम कहा गया। तो 2-3 बातों के साथ में हम कैलिको अधिनियम के बारे में लिखेंगे और समझेंगे कैलिको अधिनियम क्या है। अगर हम सरल भाषा में इसको बोलें कि जब भारतीय कपड़ा यूरोपीय बाज़ारों में लोकप्रिय हो गया, इंग्लैंड में भी लोकप्रिय हो गया, तो जो इंग्लैंड के ऐसे लोग जो ऊन का और रेशम का उत्पादन करते हैं, उन्होंने सरकार पर दबाव डाला कि सरकार अब जो बाहर से, मतलब भारतीय या भारत से जो आप आयात कपड़ा, जो भी कपड़ा आयात कर रहे हो उस पर पाबंदी लगाओ। और सरकार ने किया भी ऐसा। सरकार ने 1720 में एक कानून बनाया, एक अधिनियम पारित किया जिसको कैलिको अधिनियम कहा गया, और उसके तहत भारतीय कपड़े पर पाबंदी लगा दी कि भारतीय कपड़ा अब इंग्लैंड में नहीं आएगा, उसकी बात की गई। तो अपन को बात लिखनी है कि 18वीं सदी के शुरुआत में भारतीय कपड़ा की लोकप्रियता पूरे यूरोपीय बाज़ारों में बढ़ने लगी। ठीक है, एक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या हुआ, जो इंग्लैंड के ऊन व रेशम उत्पादक भारतीय कपड़े पर भारतीय कपड़े का आयात पर पाबंदी लगाने का दबाव सरकार पर डालने लगे। मैंने 2 बात बड़ी की है। पहली तो आपको ये समझना है कि 18वीं सदी में शुरुआत में भारतीय कपड़े की जो लोकप्रियता है वो बढ़ती जा रही थी यूरोपीय बाज़ारों में। इतनी बात समझ में आ गई। जब लोकप्रियता बढ़ रही थी, इंग्लैंड के जो ऊन और रेशम उत्पादक हैं, तो उन्होंने भारतीय कपड़े का जो आयात है उस पर पाबंदी लगाने का दबाव सरकार पर डाला। तो इंग्लैंड के ऊन व रेशम उत्पादक भारतीय कपड़े का आयात पर पाबंदी लगाने का दबाव सरकार पर डालने लगे। ठीक है, ये बात आपको लिखनी है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। अब सरकार ने फिर कानून लाया और दबाव डालने के लिए। तो 1720 में सरकार ने
ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में लिखना है कि 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में भारतीय कपड़े पर 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में भारतीय कपड़े पर पाबंदी लगाने के लिए एक कानून पारित किया। पाबंदी लगाने के लिए एक कानून पारित किया जिसे कैलिको अधिनियम कहा गया। कैलिको अधिनियम कहा गया। मेरे हिसाब से ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होगी कि इस कानून को पारित क्यों किया गया और इस कानून का क्या नाम है। तो आपके एग्जाम में अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आया या 2 नंबर का कि कैलिको अधिनियम क्या है, कैलिको अधिनियम का क्या उद्देश्य है, तो दरअसल इसका जो उद्देश्य, अगर हम उद्देश्य की बात करें तो भारतीय कपड़ा जो इंग्लैंड में आता था, जो आयात वो करते थे, उस पर पाबंदी लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक कानून पारित किया जिसको कैलिको अधिनियम कहा गया। ठीक है, इसका मतलब भारतीय कपड़े को आने से रोकने का इसका मेन उद्देश्य था और इस बात को उन्होंने पूरा करने के लिए इस प्रकार का अधिनियम लाया। ये बात आपको लिखनी है और समझनी है। तो यूरोपीय बाज़ारों में भारतीय कपड़े की क्या कंडीशन होने लग गई, किस कारण से भारतीय कपड़े को धीरे धीरे कम किया गया और उसकी लोकप्रियता थी ज़रूर, लेकिन उसकी मांग धीरे धीरे कम होती गई और मांग की वजह से भारतीय कपड़े की मांग की कम होने की वजह से भारत के जो बुनकर हैं वो बेरोजगार हो गए। तो इस पूरी बात को आपको समझना है किस प्रकार से हुए हैं, तो अपन आगे बात करेंगे। ये लिख लिया होगा। एक बात तो ये है, अब जब इंग्लैंड में नए नए कारखाने खोल रहे थे सूती वस्त्र बनाने वाले, और उस समय भारतीय कपड़े के सामने अब इंग्लैंड का जो सूती कपड़ा है, वस्त्र है, वो बाज़ारों में आने लग गया। ठीक है, ये बात समझनी है। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है कि भारतीय कपड़े के सामने अब जो ब्रिटिश कपड़ा है उसके जो उत्पादक हैं वो पूरे नीचे झुके हुए थे और उनको लग रहा था कि भारतीय कपड़ा पूर्ण रूप से ब्रिटिश में बंद होना चाहिए, इंग्लैंड में बंद होना चाहिए, ऐसा उनका मानना था, ताकि पूरे इंग्लैंड में उन्हीं का कपड़ा बिके। श्योर है। तो इसी क्रम में इंग्लैंड सरकार ने भी पूरा सहयोग किया और इंग्लैंड सरकार ने सबसे पहले कैलिको छपाई उद्योग के लिए सरकारी संरक्षण भी दिया, और अब वो केवल बाहर से सफ़ेद मलमल या बिना मांड वाला या बिना उस पर कोई डिजाइन किए हुए कपड़ा बाहर से मंगाते हैं, और वो जो डिजाइन है वो वहाँ पर होती थी। मतलब ये हुआ कि अब सफ़ेद जो मलमल कपड़ा है बिना मांड वाला, वो भारतीय कपड़े पर इंग्लैंड में ही भारतीय डिजाइन छापे जाने लग गए। ये बात लिख ली होगी, तो अपन आगे लिखते हैं। तो अब आपको ये ध्यान रखना है और समझनी है कि इंग्लैंड सरकार ने कैलिको उद्योग के लिए संरक्षण दिया। मतलब ये हुआ
कि भाई अब जो कैलिको उद्योग है, कैलिको उद्योग का मतलब ये हो गया जो रेशमी कपड़े बनाने वाला जो उद्योग होता है, मलमल बनाने वाला, मखमल जिसको बोलते हो आप, उस प्रकार का उद्योग खोलने के लिए सरकार ने भी सपोर्ट किया कि हम उद्योग खोल लेंगे यहाँ पर और भारत जैसा कपड़ा बनाएंगे। और इसके साथ में उन्होंने उद्योग खोलने के बाद में वो क्या करते हैं, भारत से सफ़ेद मलमल का कपड़ा, ठीक है, सफ़ेद मलमल कपड़ा या बिना मांड वाला, बिना कोरे वाला कपड़ा भारत से खरीदते और डिज़ाइन इंग्लैंड में तैयार करते थे। तो इस बात को आप पूरा लिखेंगे और ऐसे लिखेंगे, तो लिखना है आपको कि सफ़ेद मलमल या बिना मांड वाला कपड़ा या बिना मांड वाले कोरे कपड़े पर बिना मांड वाला या कोरे कपड़े पर जो डिज़ाइन है वो अब कहाँ पर होने लगी, केवल इंग्लैंड में होने लग गई। मतलब ये हुआ कि भारत से सफ़ेद मलमल का कपड़ा मंगवाते थे इंग्लैंड के उद्योगपति और उसका जो डिज़ाइन है वो इंग्लैंड में तैयार करते और वहाँ पर ही बाज़ारों में बेचने का काम करते थे। तो ये बात अपने कॉपी में नोट करनी है आपको और आगे भी लिखनी है कि बिना कोरे भारतीय कपड़े पर अब बिना कोरे भारतीय कपड़े पर अब डिज़ाइन इंग्लैंड में ही की जाने लगी। ठीक है, ये बात आपको समझना है और इसको आप याद कर सकते हो, कॉपी में नोट करना है कि जो भारतीय कपड़ा है वो सफ़ेद जिस पर कोई डिज़ाइन नहीं है वो भारत से मंगाते थे और उसकी जो डिज़ाइन है वो इंग्लैंड में भारत जैसे करने लग गए उद्योगपति, ताकि उनका कपड़ा अधिक से अधिक क्या हो, बाज़ार में बिके। भारतीय कपड़ा वो कोई नहीं ले, क्योंकि भारतीय कपड़ा बाहर से इस प्रकार से मंगाना बंद कर दिया बिना डिजाइन वाला। एक बात आप ये ध्यान रखेंगे, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। अब भारतीय कपड़े की होड़ अब इंग्लैंड के बाज़ारों में होने लग गई और इंग्लैंड के जो उद्योगपति हैं जो भारतीय कपड़ा इस प्रकार की डिज़ाइन तैयार करते हैं, तो भारतीय कपड़े की होड़ के साथ साथ में उन्होंने नई तकनीकों का आविष्कार किया। तो एक बात ये भी आप लिखेंगे कि भारतीय कपड़े के साथ में इंग्लैंड में इस वजह से होड़ की वजह से एक तकनीक सुधारों में ज़रूरत दिखाई दी और उस सुधार में उन्होंने 1764 के अंतर्गत स्पिनिंग जेनिंग नामक मशीन का निर्माण किया गया या आविष्कार हुआ। ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। तो एक बात लिखेंगे, भारतीय कपड़े के साथ इंग्लैंड की इस होड़ की वजह से अनेक मशीनों का आविष्कार होने लगा। मतलब ये हुआ कि जो भारतीय कपड़ा जिस प्रकार का, जिस क्वालिटी का, जिस गुणवत्ता का बनता था, वैसी गुणवत्ता इंग्लैंड में बने, इसलिए इंग्लैंड वालों ने
उस गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए, भारतीय गुणवत्ता को और उससे भी बढ़िया आगे बढ़ने के लिए उन्होंने अलग अलग मशीनों का आविष्कार शुरू कर दिया और मशीनों का आविष्कार होने लगा। इसी के लिए एक मशीन का निर्माण हुआ 1767 के अंदर। तो स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार हुआ। मशीन का आविष्कार हुआ। ठीक है। और इस मशीन के तहत क्या होता था कि जो तकलिया है वो एक ही पहिए के साथ में अनेक तकलियों को घुमाया जा सकता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इससे क्या होता है कि परंपरागत तकलियों का जो उत्पादन है उसमें काफ़ी बढ़ गया है। ठीक है। तो इसमें आपको लिखना है कि इस मशीन द्वारा अनेक तकलियाँ एक साथ घुमाई जा सकती हैं। अब समझेंगे तकलियाँ क्या होती है, मशीन कैसी है। देखो, ये मशीन दरअसल ऐसे होती थी, इस प्रकार की। यहाँ एक पर गोल पहिया होता था, चक्रिया घुमाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर इसे घुमाने के लिए इसमें इस प्रकार की तकलियाँ होती थी और ये सब अलग अलग घूमती। इनके ऊपर क्या होता है, धागा ऐसे लिपटने के लिए काम आता था। जैसे मान लो जो चरखा है, वहाँ से सूत काट करके धागा बनाया। क्या बनाया? धागा। क्या बना दिया? धागा। अब ये धागा भी बढ़ता जा रहा है तो उसको लिपटने के लिए ऐसे लकड़ी का बना होता था। तो इस पर क्या होता है, धागा ऐसे लिपेट देते हैं, जो ताक भी कहते हैं। ठीक है, आपने नाम सुना होगा, ताक या तकलिया। तो ये जो ऐसे तकलियाँ होती थी, पहले क्या होता था, कोई एक एक घुमानी पड़ती थी। धागा बन रहा है, एक एक घुमानी पड़ती। अब क्या हो रहा है, धागा बन रहा है तो साथ साथ में घूम रही है और एक से ज़्यादा घूम सकती है। तो अब इसमें क्या हुआ, जो तकलियाँ बनती थी उसके उत्पादन में क्या हुआ, उसके उत्पादन में बढ़ोतरी हुई, उसके उत्पादन में वृद्धि हुई। सीधी सी बात है कि अब ये चक्रियों को घुमाएंगे तो ये सब साथ में घूमेगी, तो ये मशीन बनेगी। इस मशीन को बोला गया स्पिनिंग जेनी। 1767 के अंदर इस मशीन का आविष्कार किया गया, स्पिनिंग जेनी। तो इस मशीन के द्वारा जो तकलियाँ हैं उसके उत्पादन में वृद्धि हुई। तकलियाँ अधिक से अधिक बनाई जा सकती थी और अधिक से अधिक घुमाई जा सकती थी, जो धागा बनता था। तो अब ये आविष्कार जो हुआ है इसके पीछे क्या वजह है, तो वजह आप समझ सकते हो कि जो यूरोप के अंदर या इंग्लैंड के अंदर जो कपड़ा बनता था वो ज़्यादा गुणवत्ता बन सके, इसलिए भारतीय कपड़े के साथ में उसकी तुलना की जा सके, इसलिए इस मशीन का आविष्कार किया गया। ये आपको ध्यान रखना है, इसको लिखना भी है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और इसको लिखना है कॉपी में, याद ज़रूर करना है। बाकी अपन अगले वीडियो में बात करेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ाई से जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो में बने रहने के लिए।